हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, डेट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हम एएस से डिनोट करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या है, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल किस तरह बनता है और शेड्यूल की हेल्प से हम किस तरह एग्रीगेट सप्लाई कर्व को बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या है। आपको याद रखना है कि एग्रीगेट सप्लाई को हम एएस से डिनोट करते हैं और इसका मीनिंग है एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू ऑफ द टोटल आउटपुट अवेलेबल फॉर द परचेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जितने भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो जो एक कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है परचेज करने के लिए, उसकी टोटल क्वांटिटी को और टोटल आउटपुट को अगर आप मनी की वैल्यू में मेजर करें तो उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। यहाँ से हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर जितना भी प्लान कर रहा है गुड्स को बनाने का इन द अपकमिंग ईयर, उसके टोटल आउटपुट को हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई का सिंपली मीनिंग यही हुआ कि कितना आप प्लान कर रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने का ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। एग्रीगेट सप्लाई की एक और डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स, एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड और डिजायर्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब है कि एक प्रोड्यूसर आपकी इकोनॉमी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्लान कर रहा है प्रोड्यूस करने का, उसी को हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोड्यूसर इकोनॉमी के अंदर 5000 करोड़ का प्रोडक्शन करने का प्लान कर रहा है तो यहाँ पर हम 5000 करोड़ प्रोडक्शन वैल्यू को एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। सो एग्रीगेट सप्लाई सिंपली मींस प्लान्ड आउटपुट। देन आगे देखते हैं। इट इज आइडेंटिकल विद द फ्लो ऑफ इनकम ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इनकम के आइडेंटिकल होती है, यानी एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों को एक दूसरे के इक्वल माना जाता है। हम जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब टोटल प्रोडक्शन से है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपकी इकोनॉमी के अंदर 3 फेजेस होते हैं जो कभी भी एंड नहीं होते। फर्स्ट था प्रोडक्शन, सेकंड इज इनकम जनरेशन एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर। तो अगर इकोनॉमी के अंदर आप प्रोडक्शन प्लान कर रहे हैं जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई और टोटल आउटपुट कहते हैं, तो उसका जो नेक्स्ट फेज होता है वो इनकम होता है, यानी जितना भी आप प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो इनकम का आता है। इसलिए यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन आपके टोटल इनकम के इक्वल होता है और इसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई को इनकम के इक्वल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है अच्छे से कि एग्रीगेट सप्लाई मींस टोटल आउटपुट व्हिच इज आल्सो इक्वल टू इनकम। एएस एंड वाई देयरफॉर मे बी ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसलिए इस चैप्टर के अंदर हम एग्रीगेट सप्लाई और इनकम को इक्वल मानते हैं, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब टोटल आउटपुट होता है जिसका नेक्स्ट फेज इनकम जनरेशन होता है। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को इनकम के आइडेंटिकल माना जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। इसको और एलैबोरेट करते हैं कि किस तरह एग्रीगेट सप्लाई आपका इनकम के इक्वल है। यहाँ पर आपकी हेडिंग आएगी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू टोटल आउटपुट इज इक्वल टू नेशनल इनकम, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं। सो एग्रीगेट सप्लाई इज द एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। हम जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब टोटल आउटपुट से है जो अपनी इकोनॉमी के अंदर प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए। Value of total production is distributed among factor inputs in the form of factor incomes, that is wages, interest, rent and profit. एक प्रोड्यूसर जितना भी प्लान कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए वो फैक्टर इनपुट्स को हायर करता है। फैक्टर इनपुट्स का मतलब फैक्टर सर्विसेज से है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एक फर्म जो है हाउसहोल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज को हायर और परचेज करती है। फैक्टर सर्विसेज के अंदर हम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्लूड करते हैं। और फैक्टर सर्विसेज लेने के बाद प्रोडक्शन सेक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर को पेमेंट करता है, जिसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं, जिसके अंदर हम वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि जितना भी आप प्रोडक्शन करते हो उसके बदले में आपको पेमेंट करनी पड़ती है हाउसहोल्ड सेक्टर को, जिसके अंदर हम वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट को इंक्लूड करते हैं। दैट्स वाई द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स एट नेशनल लेवल इज कॉल्ड नेशनल इनकम। और अगर आप इन सभी इनकम्स को ऐड करते हो तो उससे जो टोटल आता है उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं।
इसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई को इनकम के इक्वल कहा जाता है। तो यहाँ आपको अच्छे से याद रखना है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई होता है, विच मीन्स इनकम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्शन का नेक्स्ट फेज आपका इनकम जनरेशन होता है। जितना आप प्रोडक्शन करोगे उसी के अकॉर्डिंग आप इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल होता है। इसको अच्छे से याद रखने के लिए आप सर्कुलर ऑफ लॉ ऑफ इनकम के बारे में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हम मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं। नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, उसके दो कंपोनेंट हैं, कंजम्पशन और सेविंग। कंजम्पशन को हम सी से डिनोट करते हैं और सेविंग को हम एस से डिनोट करते हैं। तो अगर आप आपकी इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर देंगे तो उससे जो वैल्यू आएगी उसी को हम एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई आपका इनकम के इक्वल होता है और जो भी इनकम आप अर्न करोगे उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो उससे आप खर्च करोगे जिसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, या फिर उससे आप सेव करोगे जिसे हम सेविंग कहते हैं। तो अगर आपको इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करते हो। तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट हो गए कंजम्पशन एंड सेविंग। इससे आप इक्वेशन में इस तरह लिख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई विच इज इक्वल टू सी प्लस एस। यहाँ पर एस का मतलब एग्रीगेट सप्लाई है, सी का मतलब कंजम्पशन है, एंड एस का मतलब सेविंग है, एंड वाई का मतलब इनकम है। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको काफी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देन आगे लिखा है अ मेजर पोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन एंड द बैलेंस इज सेव्ड। इसका मतलब है कि जितनी भी इनकम आप जनरेट करते हो उस इनकम का मेजर पोर्शन जो होता है वो कंजम्पशन पे स्पेंड होता है और रिमेनिंग आपके लिए सेविंग होती है। जो हर केस में ट्रू होता है कि जितनी भी इनकम आप जनरेट करते हो उसका मेजर पार्ट आपका कंजम्पशन होता है और रिमेनिंग बैलेंस आपकी सेविंग होती है। तो ये आपके कंपोनेंट है एग्रीगेट सप्लाई के, कंजम्पशन एंड सेविंग। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल का यूज करके एग्रीगेट सप्लाई कर्व को बनाते हैं। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल है। ये एक सिंपली टेबल है जिसके अंदर हम कंजम्पशन और सेविंग का बिहेवियर देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू इनकम। इसके अंदर हम इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन और सेविंग में क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में देखेंगे और इसी टेबल को हम एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। टेबल के अंदर आपका फर्स्ट कॉलम इनकम का होता है जिसे हम वाई से नोट करेंगे। सेकंड कॉलम आपका कंजम्पशन का होता है जिसे हम सी से नोट करते हैं। अगर आप इनकम में से कंजम्पशन को लेस कर देंगे तो आपका सेविंग आ जाएगा जिसे हम एस से नोट करेंगे। और अगर आप कंजम्पशन और सेविंग को ऐड कर देंगे तो उससे आपका एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा जिसे आप टेबल में देख सकते हैं। नाउ हम एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल की हेल्प से एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाएंगे। अगर आप कर्व बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखता है। कर्व बनाने के लिए सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे इनकम लिखेंगे जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं, एंड वाई एक्सिस पे आप कंजम्पशन एंड सेविंग को लिखेंगे जिसे हम सी प्लस एस से डिनोट करेंगे। अगर आप इनकम की बेसिस पर कंजम्पशन एंड सेविंग को मार्क करेंगे ग्राफ के ऊपर तो उससे जो कर्व बनेगा उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहेंगे, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल होता है। जब आप शेड्यूल में इनकम और एग्रीगेट सप्लाई को ग्राफ पे पुट करते हैं तो उससे जो कर्व बनता है वो आपका 45 डिग्री लाइन होती है और इसी 45 डिग्री लाइन को हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहते हैं। इस तरह आपका ग्राफ कंप्लीट होता है। नाउ हम एग्रीगेट सप्लाई की कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी एग्रीगेट सप्लाई की ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज 45 डिग्री पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन। एवरी पॉइंट ऑन द एएस कर्व इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसको समझने के लिए आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो 45 डिग्री पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन है। यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई आपके लिए पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि आप देख सकते हैं शेड्यूल के अंदर कि इनकम बढ़ने से आपका एग्रीगेट सप्लाई भी सेम पॉइंट से बढ़ रहा है। यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के दोनों कॉलम इक्वल हैं जो आप शेड्यूल में देख सकते हैं। साथ ही एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है उसका कुछ पार्ट आप कंजम्पशन कर रहे हो और कुछ पार्ट आप सेव कर रहे हो। और अगर आप कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करते हो
तो उससे वापस से आपका एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल है। इसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। देन सेकंड ऑब्जर्वेशन, एग्रीगेट सप्लाई कर्व और इनकम लाइन इंप्लाइज दैट टोटल नेशनल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग। इसका मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंप्लाई करता है, शो करता है कि आपकी नेशनल इनकम जो है वो इक्वल टू होती है टोटल एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग, जिसे हम कंजम्पशन एंड सेविंग से डिनोट करते हैं। आप शेड्यूल में देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी इनकम है वो कंजम्पशन और सेविंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आप जितना भी इनकम जनरेट कर रहे हो उसका कुछ पार्ट आप कंजम्पशन में डालते हो, बाकी आप सेव करते हो, और अगर आप कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करते हो तो उससे जो वैल्यू आती है उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। और अभी हमने डिस्कस किया था कि एग्रीगेट सप्लाई आपकी इक्वल होती है नेशनल इनकम के, इसलिए ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंप्लाई करता है कि आपकी टोटल नेशनल इनकम इक्वल टू होती है टोटल एक्सपेंडिचर से। देन थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि एट ऑल पॉइंट्स ऑन 45 डिग्री लाइन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। इट हेल्प्स अंडर द केनीशियन इकोनॉमिक एनालिसिस सिंस द टू वेरिएबल कंजम्पशन एंड इनकम आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स। द 45 डिग्री लाइन हैज अ स्लोप ऑफ 1 and it bisect the 90 degree formed by the two axes. इसको समझने के लिए आप डायग्राम में देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका 45 डिग्री लाइन है। अगर आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट चूज करेंगे या कोई भी पॉइंट पिक करेंगे तो वहां पर आपका कंजम्पशन इनकम के इक्वल होगा। साथ ही आपको याद रखना है कि इस ऑब्जर्वेशन का यूज केनीशियन इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर किया जाता है। केनीशियन आपके इकोनॉमिस्ट थे जिनकी एक थ्योरी के अंदर इस ऑब्जर्वेशन को यूज किया गया है। आपको यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है। साथ ही कंजम्पशन, जिसे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इनकम दोनों वेरिएबल आपके सेम यूनिट में मेजर किए जा रहे हैं, इसलिए जो आपका एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है 45 डिग्री लाइन वो बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री कर्व को जो टू एक्सिस ने फॉर्म किया है। अब डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस 90 डिग्री का एंगल को फॉर्म कर रहा है, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री लाइन है। इसलिए ऑब्जर्वेशन में लिखा है the 45 degree line has a slope of 1 and it bisects the 90 degree formed by the two axes. और इस तरह आपकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व की ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर इन ऑब्जर्वेशन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 3 में हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। So thank you guys for watching this video. अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। For more videos, subscribe my channel Success Eat. इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।